नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 13 तारीख को रुपोली उपचुनाव के नतीजे आए थे और आपने देखा था कि बीमा भारती और कलाधर मंडल को पछाड़ दिया था। निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे शंकर सिंह ने, देखिए आपको मालूम है कि 4 अन्य सीटों पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में अब तमाम पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि आखिर ये सीटें किसके खाते में जाएंगी और यहाँ से मैदान में पहलवान कौन होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको शुक्रिया जी रवि जी, सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है और जो खबर निकल के आ रही है कि शनिवार को बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी। क्या कुछ तय हुआ है बैठक में? क्या एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है? नहीं, अभी देखिए सीटों का बंटवारा तो नहीं, लेकिन हाँ अंदर खाने में एनडीए में सीट को लेकर के बातचीत चल रही है कि कौन सी सीट पर कहां पर पिछले जो विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए और ताजा जो अभी जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है उसको देखते हुए वहीं पर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना रहे, किस तरह से मैक्सिमम स्ट्राइक रेट हम लोगों का हो, ये देखने इसी को इस सुलझाने सलटने में ये बातचीत चल रही है। और ये कहीं ना कहीं एनडीए में सीटों पर कम से कम हमको नहीं लगता है कि जो ये जो 4 सीट है इसमें कोई एनडीए में इधर उधर होने जा रहा है। सब जगह बात माने स्टेबल है, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं मतलब आप कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो अपने अंतिम दौर में है? अंतिम दौर में देखिए, अंतिम दौर में तो वह जो तो हरी झंडी आला कमान से मिलेगा। और आला कमान इन द सेंस कि जब आला कमान भारतीय जनता पार्टी का हो या जेडीयू का हो या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है, जो जिनको लड़ने की बात है इन 4 सीट पर, वहां पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। क्या कुछ खबर आ रही है, क्या कुछ बातचीत हो रही है, क्या कुछ तय हो सकता है? देखिए अब हम लोग एक बात तो और समझना पड़ेगा कि एक जो सीट है तरारी वाली सीट, वो भारतीय जनता पार्टी उसमें 4 है। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में तीसरे पायदान पर थी वहां, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग रामविलास है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, वो उस पर इस बार वहां तरारी पर नजर बनाई हुई है कि तरारी उसको चाहिए ही चाहिए। जी जी जी। अब ऐसे में देखिए तो कोऑर्डिनेशन की बात है, ये आपस में बात होगी, लेकिन तरारी सीट पर उनका क्लेम बनता है और वो लोग तरारी पर वो लोग का है कि तरारी हमको चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक सीट ऐसी है जिस पर अटकी हुई है बीजेपी भी और जो चाहते हैं चिराग पासवान भी। देखिए इसलिए हम बता रहे हैं ये कि वो पिछली बार जो 2020 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, वहां से नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे वो वहां से लड़े थे, वह निर्दलीय लड़े थे, वह चाह रहे थे टिकट, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो वो इंडिपेंडेंट फाइट कर गए वहां से और वो दूसरे पायदान पर रहे। और सुदामा प्रसाद जो सीपीआई एमएल के कैंडिडेट थे वही जीते थे वहां से। तो ये वहां पर सिनेरियो है। तो इस लिहाज से तरारी वाली जो सीट है वह कहीं ना कहीं निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी, हमको जो लग रहा है कि वह अभी हो सकता है कि वो फॉरगो कर जाए, वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल जाए, लेकिन अभी जैसे लग रहा है बातचीत जो है, हलचल है उसमें उनके लिए भी बातचीत हो रही है उस तरारी सीट पर। जी जी। तो जेडीयू को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी सीटें, हमको कितनी सीटें, क्या लगता है? देखिए जेडीयू को एक सीट, हाँ बेलागंज वाली। अच्छा, जैसी बातचीत हो रही है। हाँ जैसी बातचीत हो रही है, बेलागंज वाली सीट एक जेडीयू को मिलेगी, जेडीयू के खाते में जाएगी। हाँ। एक सीट जो है सो इमामगंज वाली हम के खाते में जा सकती है वो, क्योंकि वो सिटिंग सीट है उनकी, तो वो वहां से जाएगी। तरारी और रामगढ़, तरारी में जो है सो हम जैसा बोल रहे हैं कि वह तरारी जो है सो चिराग पासवान की पार्टी को जाने की उम्मीद ऐसी लग रही है। बातचीत अभी शुरुआती दौर है, भी हो सकता है कि वो उसको छोड़ भी दें भारतीय जनता पार्टी, कोई बैकफुट पर आ जाए, कोई मान जाए, ये भी हो सकता है। और जो चौथा सीट जो रामगढ़ वाली है वो भारतीय जनता पार्टी वहां से लड़ेगी, क्योंकि उस बार वे भारतीय जनता पार्टी, यानी कि बीजेपी इस सीट को अपने पास ही रखेगी। हाँ बीजेपी अपने पास ही रखेगी, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, ठीक है वो तीसरे नंबर पर रह गई थी, लेकिन 1 नंबर पर तो आरजेडी ही थी। तो इस लिहाज से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस पर भी दावा करेगी और तरारी पर तो दावा कर रही है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि तरारी जो है सो
अगर यदि इनके कोऑर्डिनेट मैंने इसमें एनडीए में घटक दल में आता है तो वो चिराग पासवान की बात होगी उसमें। अच्छा, हम आपसे ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे रवि जी, हम 2020 की बातचीत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि इन 4 सीटों पर क्या कुछ रहा था 2020 में, जातीय समीकरण क्या कुछ है, मुकाबला किस किस के दरमियान रहा था, चारों सीटों पर तफसील से बातचीत करना चाहेंगे। देखिए, बेलागंज सीट की हम लोग बात जी, करते हैं जी। पहले, जो सुरेंद्र यादव की बिल्कुल, के बिल्कुल। कारण वहां पर जो जो विधायक थे अब सांसद हो हाँ गए हैं। रिक्त जी। हुआ है वो सीट। तो वो बेलागंज में सुरेंद्र यादव निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता और वो जीते, अपना उनका अपना भी ऑरा होता है उस क्षेत्र में। कद्दावर नेता है हाँ, राजद तो वो के। जी। इसीलिए बोले उनका अपना ऑरा है वहां पे, वो कोई बात अलग बात है वो। तो वो जीतते भी रहे हैं हमेशा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो उस सीट पर अब सुरेंद्र यादव आरजेडी थे और उनके सामने कौन लड़े थे, जेडीयू के अभय कुशवाहा लड़े थे, जो अभी औरंगाबाद से सांसद है। अभय कुशवाहा लड़े थे जिन्होंने अब लालटेन थाम लिया है और अब तो सांसद भी हो चुके हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। हाँ, बिल्कुल जी। तो वो यही बात उन दोनों के दरमियान लड़ाई थी। लड़ाई हुई थी और जी। वहां पर एलजेपी के उम्मीदवार भी वहां पर थे। यानी कि चिराग पार्टी के भी उम्मीदवार वहां हाँ, पर थे। रामसराय शर्मा जी। करके वहां पर उम्मीदवार थे। तो एलजेपीआर के एलजेपीआर के उम्मीदवार। चिराग पासवान, तो वो उनको भी लगभग 12,000 वोट आया था। तो और वहां पर जी। जो लगभग 24,000 से जीत और हार हुआ था। सुरेंद्र यादव ने हराया था अभय कुशवाहा को। 24,000 मतों से सुरेंद्र यादव ने शिकस्त दी थी अभय कुशवाहा को। हाँ, और बीजेपी के प्रत्याशी, सॉरी एलजेपी के प्रत्याशी जो थे जी। रामसराय शर्मा, उनको जो सो 12,000 मत मिले थे वहां बेलागंज से। तो यही सबसे समझने वाली बात है कि अभय कुशवाहा वही अभय कुशवाहा जो इस बार पाला बदल के जेडीयू छोड़ करके आरजेडी के सिंबल पर औरंगाबाद से लड़े और औरंगाबाद से लड़े ही नहीं, अब तो जीत भी गए, सांसद भी हो गए। तो ये एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रही है वहां से, बेलागंज से। अब हम अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं, इमामगंज की सीट। हाँ, इमामगंज में जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी के बीच में टसल लड़ाई हुई थी। तो वहां पर देखिए, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के हैं और वो उदय नारायण चौधरी के बीच में जब लड़ाई हुई तो वहां 16,000 वोट से जीत हार हुआ था। 16,000 वोटों से जीत हार तय हुई थी। हाँ, और वहां पर भी उस बार भी देखिए कुमारी शोभा सिन्हा, एलजेपी माने चिराग पासवान की तीसरे नंबर पर। हाँ, वो तीसरे नंबर पर थी। 15,000 उनको वोट मिला था उनको। तो ये वहां पर ये समझने वाली बात है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी स्वयं, उदय नारायण चौधरी आरजेडी के बड़े और कद्दावर नेता वो, और तीसरे नंबर पर कुमारी शोभा जो लोक जनशक्ति पार्टी से उम्मीदवार बनी थी। तो वो उनको 15,000 मिला था। ये वहां का समीकरण आपको, ये वहां का समीकरण रहा था। हाँ, अब हम लोग चलते हैं तरारी। जिस सीट पर हम लोग बात कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी रखेगी या वो लोजपा को देने जा रही है, वो वहाँ सुदामा प्रसाद सीपीआई, यानी कि एक सीट पर माथापच्ची बहुत है। हाँ, इस सीट पर माथापच्ची होगी इस पर। तो ये के सुदामा प्रसाद सीपीआई-एमएल का जो है वो सिटिंग सीट है ये। तो ये जो अब सांसद बन गया, तो और ये सीट खाली हुई है उन्हीं के कारण। एक और सामने नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे लड़े थे निर्दलीय, तो वो दूसरे पैदान पर रहे थे। और तीसरे स्थान पर वहां रहे थे कौशल कुमार विद्यार्थी, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। उनको भी लगभग 14,000 के आसपास, 19,000 के आसपास वोट मिला था। तो 11,000 वोट के डिफरेंस से उन्होंने हराया था सुदामा प्रसाद ने नरेंद्र पांडे को, माने सुनील पांडे को। तो ये तरारी वाली सीट की कहानी है। हाँ, अब हम लोग चलते हैं अंतिम सीट, यानी कि रामगढ़ की सीट। रामगढ़ बक्सर लोकसभा क्षेत्र में आता है। नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस से लगा हुआ इलाका है वो। तो वहां से सुधाकर सिंह आरजेडी के जीते हैं इस बार, एमपी हुए हैं। तो वो सीट खाली हुई है, तो रामगढ़ वाली। तो वहां से सुधाकर सिंह और अंबिका सिंह बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, मायावती, बहन मायावती की पार्टी से, हाथी पर सवार दोनों में लड़ाई हुई थी आरजेडी, और उसमें बहुत कम वोट से 189 वोट के अंतर से जीत हार हुई थी। सिर्फ 189 मतों से जीत हार यहाँ पर तय हुई थी सुधाकर सिंह और अंबिका सिंह में। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी अशोक कुमार सिंह खड़े थे। ठीक है, वो तीसरे पैदान पर थे। वो उनको 56,000 के आसपास वोट आया था। बिल्कुल, यानी कि ये हम लोगों ने आपको बता दिया है कि क्या कुछ समीकरण रहा था, आमना
सामना किस किस के बीच हुआ था ये भी हमने आपको बताया। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एलजेपीआर को, क्या चिराग पासवान की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है? नहीं, वही हम बता रहे हैं, एक सीट जो तरारी की बात, तरारी की बात हाँ, आपने की तरारी की जी। बात है, वहां पर निश्चित रूप से वो निर्दलीय जो हम लोग बात करते हैं, नरेंद्र पांडे, सुनील पांडे और सुनील पांडे, तो वह लोजपा के पुराने रहे हैं। ठीक है, वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में साथ में रहे, लेकिन कभी जी। वो चिराग के साथ में भी रहे थे। जो लोजपा संस्थापक हैं रामविलास पासवान, उनके बहुत पेट हुआ करते थे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी कि वह सीट किसको, माने इनको जाता है कि नहीं, चिराग पासवान ले पाते हैं या लेते हैं। 100% स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में, इसीलिए इसको भी मद्देनजर रखना हाँ, होगा। इसीलिए वो देखने वाली बात होगी कि वह चिराग पासवान इस सीट को, जी। तरारी सीट को अपने पाले में लेते हैं या उसको फॉरगो करते हैं फॉरगो करते हैं, बीजेपी के लिए, हम्म। इन लार्जर। बलिदान देते हैं चिराग कि नहीं देते हैं, ये देखना हाँ, होगा। नहीं देखिए, कभी कभी अलायंस पार्टनर में इन लार्जर इसके पर्सपेक्टिव, हाँ जी। प्रोस्पेक्ट में इसको जो है सो छोड़ा भी जाता है। तो ऐसे में चिराग पासवान हो सकता है छोड़ भी दें, नहीं अगर यदि लड़ने का होगा तो वो लड़ने के, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का इधर कोई ये भी नहीं है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यहाँ से तरारी से नहीं, रामगढ़ से नहीं, और इमामगंज और बेलागंज की तो बात ही नहीं है। इसलिए वो ये जो है सो एनडीए में दो भारतीय जनता पार्टी और एक जेडीयू और एक जो है सो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। बिल्कुल। और अगर एलजेपीआर मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, खबर तो ये भी आ रही है कि अब तमाम पार्टियों ने रवि जी पहलवान की खोज शुरू कर दी है। क्या कुछ नाम चल रहे हैं आगे? देखिए, अब जैसे आरजेडी से जैसे सुरेंद्र यादव के बेटे की नाम चल रही है, विश्वनाथ जी। हाँ, उनके नाम की चर्चा है। जीतन राम मांझी अपने पुत्र के लिए वहां से लगे हुए हैं, इमामगंज से। जगदानंद सिंह आरजेडी से, बक्सर से, माने रामगढ़ से चाह रहे हैं अपने एक पुत्र के लिए। तो यह सब अंदर खाने में बात चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सब पार्टी किस नाम पर मुहर लगाती है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन कौन सा पहलवान यहाँ से आता है, यह भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल नहीं, सस्पेंस नहीं बना हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए हर सीट पर 2, 3, 4 नाम उन लोगों के पास में है। अब उसमें किसको वो ऑप्ट करती है, यह देखने वाली बात होगी, और वो उन लोगों का जो कमिटी, कोर कमिटी है, वो किसको करती है। अच्छा, हमने ये तो बात कर दी है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे हो सकता है, और क्या कुछ चर्चा चल रही है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा रवि जी? देखिए, महागठबंधन में तो यह तो आरजेडी के पाले में है ये सीट, तो ये आरजेडी को ही डिसाइड करनी है। अब जैसे एक माले के पाले में है, तो माले का वो तो सिटिंग सीट है, वो माले वो अपने पास में रखेगी। ये बेलागंज वाला सुरेंद्र यादव का है, सुरेंद्र यादव अपने पास रखेंगे। रामगढ़ सुधाकर सिंह रावत अपने पास रखेगी। हाँ, अब यहाँ पर इमामगंज में जो है उदय नारायण चौधरी वहां से आ रहे थे, तो अब ये जीतन राम मांझी को पटकनी देनी है, तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को वहां पर बैठ करके तय करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। हाँ, कि यह जो सुरक्षित, ये इमामगंज सुरक्षित सीट भी है, तो इस सीट पर वो किसको वो लोग ठोक बजा करके किसको लाता है, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है रवि जी, पप्पू यादव ने भी कई सारी नसीहतें तेजस्वी यादव को ऑन कैमरा दे दी थी। साफ साफ कहा था कि जिद छोड़ना होगा, बलिदान देना पड़ेगा, तभी होने वाले उपचुनाव में आप विजयी हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। क्या लगता है, पप्पू की नसीहत पर कोई काम होगा? तेजस्वी सुनेंगे पप्पू की बात? देखिए, हमको नहीं लगता है पप्पू के नसीहत को तेजस्वी क्यों तवज्जो देंगे जब उनके साथ है नहीं, तो नंबर एक बात। और जहां तक अभी रुपौली हारे हैं, हाँ ठीक है, हार, देखिए चुनाव में हार जीत तो अलग विषय है। जब आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपका टेस्ट कैसे होगा कि आप की पढ़ाई, आपका जो मंथन है वो आप जीत सकते हैं कि नहीं, हार सकते हैं कि नहीं, आप एग्जाम पास कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेजस्वी को आप जीरो पर बोल्ड नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी के पास पकड़ है, वो उनके पास में सारे समाज का वोट है, एकदम आउटराइट रिजेक्ट नहीं उनको आप। एक बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी से एक आधी सीट उसके पास कम है, 77-78 यही गणित है वहां का। तो इस लिहाज से आप उनको, पप्पू यादव ठीक है वो निर्दलीय सांसद हो गए, वो उनको सलाह दे सकते हैं एज ए माने उम्र में बड़े और इसमें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को किसी की सलाह की आवश्यकता भी है। अगर यदि उनको सलाह की आवश्यकता होती तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के साथ बैठ करके सलाह विचार विमर्श किया होता।
लेकिन सलाह नहीं ली रुपौली में तो नुकसान झेलना पड़ा है तेजस्वी यादव को, देखिए वहां, इससे भी इनकार नहीं है। हाँ निश्चित रूप से जी। देखिए रुपौली का चुनाव परिणाम अपने आप में सबको समझने के लिए बहुत सबक है सबके लिए, सबके लिए, नॉट ओनली कि तेजस्वी। कैसे शंकर सिंह ने पछाड़ दिया बड़ों बड़ों को, अच्छो अच्छो देखिए को। वह सिर्फ तेजस्वी के लिए ही नहीं, जी। आपको इंडिया एनडीए दोनों के लिए, सब। और उसमें पप्पू यादव को भी समझना पड़ेगा। ये तो आने वाले समय में वह एक चुनौती बन के उनके लिए भी होगा। चलिए चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।